फंडामेंटल राइट्स पर सीमाएं पढ़ लिए थे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स पर सीमाएं पढ़े थे, मूल अधिकारों पर सीमाएं। इसमें क्या था, एक तो फंडामेंटल राइट्स में ही इंक्लूड है क्या, आर का मतलब समझते हो क्या, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, युक्तियुक्त प्रबंधन या निर्बंधन, ठीक है, युक्तियुक्त निर्बंधन। और फिर उसके बाद में देखी था संविधान में संशोधन, ठीक है, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखे थे। फिर आर्टिकल 31 क्या था, संपत्ति का अधिकार। फिर आर्टिकल 33 और फिर आर्टिकल 34 और फिर इमरजेंसी प्रोविज़न, आपातकाल प्रावधान। एक इसमें है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है भाई, 352 से 360 तक, ठीक। आर्टिकल 33 क्या कहता है, अनुच्छेद 33। आर्टिकल 33 क्या कहता है, सेना, गुप्तचर, पुलिस और टेलीकॉम के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। और वहीं आर्टिकल 34 अनुच्छेद 34 क्या कहता है, यदि देश के किसी क्षेत्र में सैनिक कानून या मार्शल लॉ लागू है तब उस क्षेत्र के नागरिकों को क्या क्या मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है, प्राप्त नहीं होंगे। अब देख लेंगे फंडामेंटल राइट्स में ही वर्णित है, क्या वर्णित है, वर्णित आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, युक्तियुक्त निर्बंधन, ये पढ़ लेंगे। इसमें क्या है, आर्टिकल 19 आएगा। आर्टिकल 19 कोई बताएगा क्या है, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 बोलो। हाँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति लिखूं, अभिव्यक्ति लिखूं, स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें भी क्या है, एक तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यही तो है, और फिर शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करना, ये भी तो है, नहीं है। इस तरह से कुल 6 इसमें प्रावधान दिए गए हैं, उसको भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें यह देखना है कि फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या इंक्लूड है, कौन कौन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, कौन कौन से युक्तियुक्त निर्बंधन है, उसके बारे में देख लेना है। आर्टिकल 25 क्या, आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 क्या कहता है, बोलो बोलो, धार्मिक स्वतंत्रता। अंतःकरण, एक शब्द में बोलेंगे तो अंतःकरण कॉन्साइंस, इसका मतलब समझते हो, अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब
धर्म की स्वतंत्रता या जो धर्म को जो है अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, जिसकी इच्छा हो वो धर्म अपना ले, वो धर्म माने, धर्म का प्रचार भी कर सकता है, प्रसार भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता इसमें आती है। अंतःकरण कॉन्साइंस की स्वतंत्रता। अंतःकरण कॉन्साइंस की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, एक ही बात है। और चाहे तो यहाँ लिख लो, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। फ्रीडम, हाँ, अबाध का मतलब यही है कि जैसे जो मर्जी हो, हमारी मर्जी करे हम हिंदू धर्म को अपनाएं, हिंदू धर्म को अपनाएं, हमारी मर्जी करे इस्लाम धर्म को अपनाएं, इस्लाम धर्म को अपनाएं, हमारी मर्जी कर रही है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जो जिस भी धर्म की मर्जी कर रही हो वो अपनाए बिना किसी रोक टोक के। ठीक है, बिना किसी बाधा के। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, ये समझ लिए। फंडामेंटल राइट्स में जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इंक्लूड है वो उनका संबंध किससे है? आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 से। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या, आर्टिकल 31, यही था ना। इसके बाद में आर्टिकल 31 अनुच्छेद 31। ठीक है, कोई बताएगा सबसे पहला संविधान संशोधन जो हुआ वो किस अनुच्छेद में हुआ? किस में हुआ? हाँ, वो कह रहे तो कम आ रहा है, इसी में हुआ होगा, लिख दिया तो नहीं। इसमें देख लो पहले थोड़ा बहुत बैकग्राउंड। मूल संविधान, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, इस तरह से लिख रहा हूँ, पहले ही बताया था डिटेल में, तो समझ आओगे ना। ओसी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक कुछ जो कार्टून बने हुए है, आई कार्ड कफीता कानों में लगा रखा है, कानों में डाल रखा है। ठीक है, हाँ, ये तो वो चमेली नहीं है, हर मोहल्ले में एक चमेली होती है। हाँ, दुपट्टा नहीं, वो चोटी। हाँ, वो चोटी जो है पीछे की बजाय आगे डालती हैं, ऐसी आई कार्ड आगे की बजाय पीछे डालना है। ठीक है, नमूने बनना है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान की अगर बात करें, एक तो आर्टिकल 31 का 1 और दूसरा आर्टिकल 31 का 2, इनकी बात कर लेंगे और इनको समझ भी लेंगे आखिर क्या स्थिति रही। क्या आर्टिकल 31 है? अब कौन कह रहा है? कहाँ बोले? अब तो एक कानूनी अधिकार हो गया ना। ठीक है, हाँ, 31 की जगह खाली रहेगी। आप भरना चाह रहे हो क्या? आप भरना चाह रहे हो?
हाँ, भरना चाहे तो कोई ऐसी चीज़ रखो सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हाँ ये हमारा अधिकार होना चाहिए। जैसे ना पढ़ने का अधिकार, वे पढ़ने का अधिकार तो ना पढ़ने का भी अधिकार होना चाहिए, हाँ ठीक है। कुछ भी ऐसी कोई अपनी मांग कि हमारी मांग है। सकारात्मक तो पकौड़े तलने का अधिकार, छुट्टी की आज़ादी, किस चीज़ से छुट्टी? अच्छा वही तो मैं कह रहा, पढ़ने की आज़ादी जैसा शिक्षा का अधिकार है तो ऐसी जो है पढ़ाई का ना अधिकार होना चाहिए। अगर मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो उसका भी अधिकार नहीं होना चाहिए। सरकारी कॉलेज में टीचर पढ़ाते हैं, उनको बच्चे सेलेक्ट करें और बच्चे हटाते हैं उनको अगर पढ़ाना सरकारी विद्यालय में हाँ सरकारी कॉलेज, हाँ सरकारी कॉलेज की बात कर रहे हो या ये प्राथमिक विद्यालय? सर माध्यमिक की बात कर रहे हैं सर, इंटर कॉलेज की। अच्छा उसमें भी ऐसा होता है? हाँ सर होता है, क्यों नहीं है? बैठे रहते हैं घंटों, पढ़ाते नहीं है, क्लास में बैठे रहते चले जाते वापस से। पता नहीं मुझे। विज्ञान के टीचर हैं, उनको प्रमोट करते, वो हिस्ट्री उनके पास एमए में हिस्ट्री थी, नेट किया उन्होंने, अब उनको ला करके वहाँ बिठा दिया गया है इंटर में। अब वो पढ़ा पाएंगे? विज्ञान पढ़ाते थे, वो इतिहास में से पढ़ाएंगे? हाँ ये तो सही है। ये सब कैसा लॉ है? हाँ डॉक्टर जो है, हाँ नहीं ऐसा एडेड कॉलेज है गांधी विद्यालय में, वहीं से पढ़े हुए हैं, वहीं की बात कर रहे हैं। हाँ सही बात है। अगर डॉक्टर जो है वो सर फिजिक्स के टीचर हैं, हाई स्कूल में हमको फिजिक्स पढ़ाते थे। अच्छा। इस टाइम वो इंटर में हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उनको लेक्चरर की तनख्वाह मिल रही है। अरे उनको अब लेक्चरर की तनख्वाह मिल रही है, वो इतिहास के लेक्चरर हो गए हैं और वो पढ़ के आते हैं, घर से तो पढ़ाते हैं, पता उनको कुछ नहीं है। तो आपकी मांगे जो हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगे? नहीं सही है। अगर भाई डॉक्टर का सिर का इलाज करने वाला अगर न्यूरोलॉजिस्ट हुआ और आप उससे किडनी का ऑपरेशन कराओ तो ऑपरेशन सफल होगा? सफल ही नहीं होगा। वगैरह आदमी सफल हो जाएगा। आर्टिकल 31 का 1 अनुच्छेद 31 के 1 को समझ लेंगे आखिर क्या था। कोई बताएगा क्या था इसमें? कुछ और, वो तो उसमें ही रहा ना 31 में। 31 का 1 की बात कर रहा हूँ मैं। कोई भी एक बच्चा, इसमें दिया था संविधान पूर्व विधियाँ, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इसमें दिए हैं। संविधान पूर्व विधियाँ, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में दिया हुआ है। मतलब संविधान से पहले की जो विधियाँ रहीं उनके बारे में इसमें दिया गया है। इतना लिख लिया। दूसरी अगर बात करें तो इसका अगर ठीक से व्याख्या करें कि संविधान से पूर्व विधियों का मतलब क्या है, तो इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले, इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रवर्त या जो भी लागू थी सभी विधियाँ, भारत में जो भी विधियाँ लागू थी सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी, मतलब उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी, नील मानी जाएंगी जिस तक वे भाग 3 के या जिस तक वे भाग 3 में दिए गए प्रावधानों से या उपबंधों से असंगत हो, मतलब उससे भिन्न हो, अलग हो। ठीक है, उससे भिन्न हो, अलग हो। जैसे अब ये क्या है, थोड़ा किताबी मामला हो जाएगा, इसमें क्या होगा बाउंस मार जाएगा। ये समझ लीजिए कि जैसे मताधिकार पहले था, संविधान से पहले था? नहीं था, संविधान के बाद में तो आया।
था या नहीं, ऐसे क्या देख रहे हो? सर तब नहीं था संविधान के क्या लेकिन सब तो नहीं था। नहीं, कुछ ही वर्ग को क्या था? अरे जब रियासतें थी, संविधान सभा के लिए रियासतें थी, कहाँ था? संविधान सभा के लिए केवल हुआ तो संविधान के पूर्व बस वही है। वो नहीं था। तो उसमें क्या है, संविधान के बाद में जो है क्या हुआ, मताधिकार मिला, वोट डालने का अधिकार मिल गया, महिलाओं को भी पुरुषों को भी, 18 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्कों को जो है मताधिकार मिला, वोट डालने का अधिकार मिला। ठीक है, तब 21 हाँ? था। तब 21 था। 18 है ना? तब 21 था। अरे तब कुछ भी था। तो कह रहे हैं 21। हाँ, तो अब तो ये चीज़ नहीं होगी ना, अब तो ये चीज़ नहीं है, तब 21 था तो अब नहीं है ये चीज़। ठीक है, अब पहले का कोई जो है हिस्ट्री उठा के दिखाए कि देखिए इसमें 21 था, 21 होना चाहिए, 21 से रखा जाए। तो इसीलिए जो है अनुच्छेद 31 एक क्लियर कर देता है कि भाई संविधान से पहले बनी हुई कोई भी विधि हो वो उस सीमा तक या उस लिमिट तक जो है शून्य हो जाएगी, नील हो जाएगी, जहाँ तक कि भाग 3 क्या मतलब मौलिक अधिकार, जहाँ तक कि भाग 3 के उपबंध जो हैं, भाग 3 के उपबंधों से सुसंगत ना असंगत हो, मतलब भिन्न हो, अलग हो। ठीक है, क्या हो, अलग हो। तो इसमें लिख लेंगे इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रवर्त सभी विधियां भारत में प्रवर्त सभी विधियां उस सीमा तक शून्य हो जाएंगी। कहाँ तक हो जाएंगी शून्य? उस सीमा या मात्रा आप कुछ भी लिख लेंगे, शून्य हो जाएंगी जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं। जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं। मतलब भाग 3 में जो भी प्रबंध या उपबंध दिए गए हैं उनसे अलग है। ठीक है, कितना हो गया? इसी के साथ साथ जो है संविधान संशोधनों को भी देख लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन की अगर बात करें तो पहला संविधान संशोधन कोई बताएगा कब हुआ था? 1951। पहले संविधान संशोधन की अगर बात करें तो एक तो 31(1), 31(2), 31 का और 31 खा इनमें हुआ। इकतीस एक, 31(2), 31 का या 31 खा।
ए बी भी आप बोल सकते हो। इसके बाद में कोई बताएगा 25वां संविधान संशोधन। जब पहला संविधान संशोधन हुआ तो मूल संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद थे? अनुच्छेद 31(1) और 31(2). पहला संविधान संशोधन हुआ, कौन कौन से बढ़ गए? 31 का और 31 खा बढ़ गए। ठीक है। 25वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें क्या है? ये भी रहा, ये भी रहा, ये भी रहा, ये भी रहा और 31 गा ये जोड़ा गया। और फिर 42वां संविधान संशोधन की अगर बात करें ये सारे रहे और 31 घा घड़ी को और जोड़ा गया। बयालीसवां संविधान संशोधन में 31 घा को हटा दिया गया। इकतीस घा को हटा दिया गया। फिर उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, जिसके तहत जो है 31(1), 31(2) को हटा दिया गया। इकतीस एक 31(2) को हटा दिया गया और मौजूद स्थिति क्या है? मौजूद स्थिति की अगर बात करें तो कौन कौन से बचेंगे भाई? 31 का, खा और गा, यही बचेंगे ना। 31 का, खा और गा। घा भी बचेगा क्या? उसको तो हटा दिया था, उसको तो पहले ही हटा दिया था। तब जो मौजूदा स्थिति है उसमें क्या है? 31 का, खा, गा, ये 3 अनुच्छेद बचे हैं। ठीक है, ये समझ लिए थे ना। मूल संविधान में कितने थे? 31(1) और 31(2) थे। फिर कैसे कैसे जोड़े गए, कैसे कैसे हटाए गए, कौन कौन से संविधान संशोधन करने पड़े, वो सब लिखा है इसमें। इरेज कर दें, साफ कर दें भाई। चमक नहीं रहा? किसको नहीं चमक रहा? दिख रहा है? अब हमारे पास कौन कौन से हैं? 31 का, खा, गा। कौन से हैं? का, खा और गा। यही है ना? यही तो है 31 के।
जब पहला संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तो ये दोनों जोड़े गए थे। क्यों भाई, जोड़े गए थे ना दोनों। तो सबसे पहले समझ लेंगे 31 का के बारे में। इसमें दिया गया है, अगर कोई विधि या नियम सामाजिक कार्य के बनाए गए हैं, यदि कोई विधि या नियम सामाजिक कार्य के बनाए गए हैं, तो कोई व्यक्ति आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि कोई जो है विधि या नियम सामाजिक कार्य के बनाए गए हैं, तो कोई व्यक्ति आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन नहीं कर सकता, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं कर सकता, कोई बताएगा आर्टिकल 14 क्या है? हाँ, विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 19 क्या बोलता है? विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब एक तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधियों के समक्ष समता को भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब विधियों की समान संरक्षण। भाई विधि बनी गई है तो उसका पालन भी हो, उस नियम का क्या है फिर संरक्षण भी हो, ये भी तो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे नियम टूटते रहेंगे, बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे, ऐसे नहीं ना। तो 31 का क्या बोलता है? अगर कोई विधि या नियम सामाजिक कार्य के बनाए गए हैं, ठीक है, अगर कोई विधि या नियम सामाजिक कार्य के बनाए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है? तो कोई व्यक्ति जो है वही आर्टिकल 14, 19 एंड 31 का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो कोई व्यक्ति अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन नहीं कर सकता, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं कर सकता। मतलब कोई अगर ये कहे कि नहीं भाई अनुच्छेद 14 के विधियों के समक्ष समता का अधिकार देता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का अधिकार देता है, और वहीं आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 की अगर बात करें तो विधियों के समान संरक्षण प्रदान करता है, और वहीं 31 जो है वही संपत्ति का अधिकार। तो कोई व्यक्ति अगर जैसे कि सामाजिक कार्य में बनाए गए, मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि ये मेरी ज़मीन है और सरकार की योजना है कि यहाँ अस्पताल बनाएंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सरकार उससे ज़मीन छीन ले, या ऐसा भी नहीं है कि व्यक्ति वो अड़ जाए कि मैं ज़मीन नहीं दूंगा, मैं अपनी ज़मीन नहीं दूंगा। सरकार उसे जो है उसकी ज़मीन की कीमत देगी या उसे कहीं और शिफ्ट कर देगी, ठीक है, अगर नहीं बेचना चाह कहीं और शिफ्ट कर देगी, चकबंदी कर देगी, अनेक प्रावधान ऐसे हैं, ठीक है। मगर चूँकि प्रोजेक्ट है सरकार का, सामाजिक कार्य में हो रहा है,
चाहे वो मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही हो, मेडिकल कॉलेज बन रहा हो, या कोई इंजीनियरिंग संस्था बन रही हो भारत सरकार की, तो ऐसे वो व्यक्ति जो है, मतलब मान लीजिए कि पड़ोस के लोगों ने अपने अपने खेत दे दिए, मान लीजिए यहाँ पर इसने भी जो है अपना ज़मीन बेच दी, ये दे दिए, और ये सब लोग, और मान लीजिए ये ए व्यक्ति है, इसकी ज़मीन यहाँ बीच में आ रही है। अब ये अड़ गया इस लालच में कि जो है मैं अपने मुंह मांगे दाम पर इसको बेचूंगा। अब जिसको नहीं खरीदनी भैया ना खरीदे, मैं तो यहाँ जो अपना गाय भैंसे पालूंगा, डेयरी पालन करूँगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो ये सरकार ने कहा कि नहीं भाई, अगर कोई विधि या नियम सामाजिक कार्य के बनाए गए हैं तो कोई व्यक्ति आर्टिकल 14 जो कि विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 19 जो कि विधियों का समान संरक्षण, और आर्टिकल 31 का उल्लंघन नहीं कर सकता, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं कर सकता। ठीक है, समझ गए? इतना हुआ। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, ऐसा नहीं। ये हो गया था इतना। अब बात कर लेंगे आर्टिकल 31 का खा। इसको लिख लिया इतना? नहीं, अरे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 सर, तो वो भी एक पब्लिक लॉ है, पब्लिक कार्य के लिए ही है। तो पब्लिक कार्य के लिए कैसे? पब्लिक मतलब जो जनता के लिए किया जाए। नहीं तो वो कैसे है? समाज के लिए? समाज के लिए तो कैसे समाज के लिए? ये तो मैं पूछ रहा हूँ। क्या समाज के लोगों के लिए किया जाए, समाज का उससे क्या क्या बेनिफिट है? इससे बेनिफिट ये नहीं है सर, अगर उसमें जो सिटीजनशिप मिल रही है वो जैसे पाकिस्तान वगैरह और जो अफगानिस्तान के लोग थे जिनको नहीं मिल रही है, हाँ, जो भारत में पहले से रहते थे, हाँ, तो उनका क्या फ़ायदा? 5 साल से, और जो बाकी देशों के हैं उनको मिल रही है। तो इसमें आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं, क्या क्यों? जो इंडिया में पहले से तो उनको नहीं मिल रही है? नहीं, जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भी 5 साल रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिल रही है। बाकी देशों के जो हैं उनको 5 साल रहे हैं तो उनको नागरिकता मिल रही है। तो इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ तो नहीं नजर आ रही। नहीं, कहाँ है? आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है। नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं है। किस चीज़ है सर? सीएए में बता रहे हैं कि पाकिस्तान से जो व्यक्ति आए थे वो 5 साल तक अगर रहे हैं तो उनको नागरिकता प्रदान की जा रही है, जबकि अन्य नहीं की जा रही है, जबकि अन्य मुल्क से आए हुए व्यक्तियों को जो है नागरिकता प्रदान की जा रही है भारत। 3 ही देश है, पाकिस्तान को की जा रही है लेकिन उसमें मुस्लिम्स को नहीं दी जा रही है। हाँ, उसमें मुस्लिम्स को नहीं दी जा रही, बाकी दी जा रही है हिंदू, जैन, सिख, ईसाई। और ये जो बता रहे हैं पाकिस्तान को दी जा रही है, लेकिन वहाँ जो माइनॉरिटीज़ है जिनके साथ प्रोसिक्यूशन होता है या फिर जो साथ बाहर के मतलब कुछ भी कह सकते हैं, इनका दंगा होता है, जो ये मारे जाते हैं, उनको दे रहे हैं लेकिन मुस्लिम को नहीं दे रहे क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटी में है। नहीं, 5 साल वाला आप मतलब ही क्यों रख रहे हो? मैंने बताया था नागरिकता अधिनियम 1955 वाली बात करो, ठीक है? ऐसे ही नहीं हो जाता किसी का भी निर्धारण कि 5 साल में रहोगे दिए जाएंगे। आपको बताया है कि वो अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है? बताया था ना, पाकिस्तान टू इंडिया, इंडिया टू पाकिस्तान, फिर इंडिया टू पाकिस्तान, पाकिस्तान टू इंडिया। IPI बताया था नहीं? हाँ, तो उसमें ये ना कि भाई जो चला गया भारत से पाकिस्तान गया, फिर पाकिस्तान से भारत आया, उसके भी अलग अलग प्रोसेस है। 10 साल 12 साल रहेगा, फिर रजिस्ट्रेशन कराएगा, अरे अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है? उससे तो मतलब ये सामाजिक कार्य में ये चीज़ थोड़ी ना शामिल है। सामाजिक कार्य में अलग चीज़ है, हाँ, वो अलग चीज़ है बेटा। वो सामाजिक सोशल वर्क की बात नहीं है, ठीक है? किसको फ़ायदा है किसको नहीं फ़ायदा है वो बात है ही नहीं।
सामाजिक कार्य में तो ये है कि पूरे समाज को उससे फ़ायदा हो, लाभ ले उसका पूरा समाज, ये है। ठीक है, समाज हित में जो कार्य किया जा रहा है। जैसे अगर कोई यूनिवर्सिटी बनेगी तो उसमें समाज के हर तबके का बच्चा या व्यक्ति पढ़ सकता है, पढ़ भी सकता है, पढ़ा भी सकता है। ठीक है, यही ना। ठीक, तो अब आगे देख लीजिए 31 खा क्या कहता है, यदि संसद ने किसी विधि को 9th शेड्यूल में शामिल कर दिया हो, यदि संसद ने किसी विधि को जो है 9th शेड्यूल में शामिल कर दिया गया हो, तो कोई जुडिशियल बॉडी उसके बारे में विचार नहीं करेगी, उसके बारे में विचार नहीं करेगी, मतलब NJR, नॉन जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा। ठीक है, यदि संसद ने किसी विधि को 9th शेड्यूल या 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया है, तो कोई भी जुडिशियल बॉडी उस पर विचार नहीं करेगी। इसी को पढ़ेंगे आगे। तो इंदिरा गांधी को बार बार जो है, जब इंदिरा गांधी का आप एक पूरा टाइम पीरियड पढ़ोगे तो उसमें बार बार इस चीज़ का जिक्र होगा। ठीक है, इसी को NJR, नॉन जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक पुनरावलोकन, जहाँ पर नहीं हो तो वहाँ क्या होगा, नॉन जुडिशियल रिव्यू। मतलब इसकी व्याख्या नहीं कर सकता है क्या? हाँ वही तो है, जुडिशियल बॉडी में यही न्यायपालिका ही तो आएगी, और कौन आएगी? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, जितने कोर्ट हैं वही तो आएंगे। तो इसी चीज़ का जो है इंदिरा गांधी ने बार बार, मतलब वो चाहते थे कि कोई भी जो वो विधि बनाए उसको 9th शेड्यूल में डाल दो। कई बार उन्होंने किया भी ऐसा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई ये तो बड़ी परेशान कर देगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, फिर वही सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन हम करेंगे, वो चेंज नहीं होगा। आखिर जो भी परिस्थिति होगी उसको हम बताएंगे। जो जुडिशियल रिव्यू वाली बात है, तो यही कोर्ट ने कहा कि किसी विधि की फिर व्याख्या जो है हम करेंगे, किसमें क्या कर सकते हैं, किसमें ना क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इतना हो गया? ठीक है, साफ कर दें इसको। अब तीसरा बचा 31 गा गमला। 25वां संविधान संशोधन कोई बताएगा? 25वां संविधान संशोधन मुदित बताओ किससे संबंधित है? हाँ, 31 रा? हाँ, रा कहाँ है? हाँ वो दिख रहा था, क्या हो गया थोड़ा सा? नहीं पता? तुम देख के नहीं बता सकते हो? तुम लोगों को पता नहीं क्या?
ऐड किया था हैं? आर्टिकल का आर्टिकल ऐड किया था। ऐड किया गया था। हाँ, चलो आप बताइए क्या किया गया? ऐड किया गया था। अच्छा, आप बताओ। हाँ, 25वां संविधान संशोधन हुआ तो क्या हुआ उसमें? 31 गा ऐड किया गया। अच्छा, आप बताओ लास्ट में। 31 का ऐड किया गया। अच्छा, आप? 31 का जोड़ा गया। गा जोड़ा गया था। अच्छा, ठीक है, आप बताइए। जोड़ा गया था, चलो ठीक है। 39 खा गा कोई बताएगा क्या होता है? 39 खा गा 39 आर्टिकल नहीं, चलो बताएंगे। 31 खा और गा की बात करें, क्या हुआ था? 25वां संविधान संशोधन से 31 गा को जोड़ा गया। ठीक है, तो 31 खा और गा में जो दिया गया है कि यदि कोई विधि अगर बात कर लें, यदि कोई विधि आर्टिकल 31 खा और 31 गा के पक्ष में बनाई जाती है, के पक्ष में बनाई जाती है, तो उस विधि को उस विधि को इस आधार पर चैलेंज नहीं कर सकते कि तो उस विधि को इस आधार पर चैलेंज नहीं कर सकते कि आर्टिकल वही कौन से आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन हुआ है, का उल्लंघन हुआ है। वही बताया था आर्टिकल 31 की संपत्ति के अधिकार की जहाँ बात होती है, तो वही जो अगर सामाजिक कार्य या समाज के हित में कोई कार्य किया जा रहा है और उसमें कोई व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये चैलेंज नहीं कर सकता कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय महोदय के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन हुआ है, ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है सर, गांव में सर क्या है? देखो बताया था संपत्ति के अधिकार के पूरा डिटेल दी गई है, कहाँ कहाँ कब कब क्या क्या संशोधन हुए थे, ये तो बताया अभी। कितना हो गया? साफ कर दें इसको, लिख लिया आप लोगों ने? नहीं लिखा? इससे आगे क्या है? देखो आगे, इससे आगे क्या पढ़ना है? आर्टिकल 34 भी हो गया, इमरजेंसी प्रोविजन ना, आपातकाल प्रावधान। आपात इमरजेंसी को पढ़ लेंगे।
आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 352 से 360 तक। तीन सौ 60 तक। आर्टिकल 352 की अगर बात करें, अनुच्छेद 352 की अगर बात करें, तो कोई बताएगा मूल संविधान में क्या क्या बातें वर्णित थी? ओरिजिनल, हाँ हाँ, और हाँ हाँ, और क्या? हाँ, वार हो गया, ठीक। हाँ, वो सही तो बता रहे हैं, वो तो क्या सही बता रहे हैं। युद्ध, ठीक है, युद्ध और बाह्य आक्रमण, और बताओ, आंतरिक अशांति, ठीक है। आंतरिक अशांति, युद्ध की या बाह्य आक्रमण की या आंतरिक अशांति की किसी की भी आधार पर घोषणा हो गई, मान लीजिए इन चीज़ों की जो है किसी भी आधार पर अगर घोषणा हो गई तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो आर्टिकल 358 अपने आप लागू हो जाएगा। आर्टिकल 358 क्या होगा? अपने आप लागू हो जाएगा। आर्टिकल 358 जो है अपने आप लागू हो जाएगा, जिससे आर्टिकल 359 स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, जिससे आर्टिकल 359 जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, 3 आर्टिकल तो पढ़ लिए एक ही क्रम में। हाँ, किसको बताऊं? अरे बताएंगे भाई, बताएंगे। पहले एक तो पढ़ लो, एक क्रम तो पढ़ लो। आर्टिकल 352 जो मूल संविधान में वर्णित है, यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति की किसी भी आधार पर जो है घोषणा की गई हो, ठीक है, या घोषणा हो गई हो, तो अपने आप जो है आर्टिकल 358 लागू हो जाएगा और साथ ही साथ आर्टिकल 359 स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अच्छा, अगर विकल्प के तौर पे विकल्प की बात करें तो एक विकल्प ये भी होता है कि राष्ट्रपति चाहे तो एक और आदेश जो है जारी करेगा और बताएगा कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार किस अवधि तक समाप्त रहेंगे। ठीक है, तो विकल्प के तौर पे जो है एक विकल्प ये भी हो जाता है, अलग से लिख लेंगे कि अगर राष्ट्रपति
एक और आदेश जारी कर यह बताएगा कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स लागू होंगे या नहीं, या समाप्त होंगे। ठीक है, दोनों बात है। फंडामेंटल राइट्स समाप्त हो जाएंगे, मतलब ये तब तक ही है जब तक युद्ध या बाह्य आक्रमण जैसे, या किस अवधि तक समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स किस अवधि तक, ये लिख लीजिए, उसमें क्लियर रहेगा। फंडामेंटल राइट्स किस अवधि तक समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, मैंने तो आप समझ लो कि जो है पूरा ही समाप्त हो गया क्या। इतना हो गया। फिर इसके बाद में देख लेंगे 44वां संविधान संशोधन। चवालीसवें संविधान संशोधन किससे संबंधित रहा, क्या हुआ था इसमें, कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए थे, कौन कौन से आर्टिकल जोड़ा गया था, कोई बताएगा। 44वें संविधान संशोधन से किन किन अनुच्छेदों को हटाया गया था, किन को जोड़ा गया था, या वर्तमान स्थिति क्या थी, कोई बताएगा। 31 का 1, 31 का 2 को हटा दिया गया था। ठीक है, यही ना। कितना हो गया, हो गया। चवालीसवां संविधान संशोधन की अगर बात करें तो मूल संविधान में जो शामिल तत्व हैं, संविधान में शामिल तत्वों की अगर बात करें तो जो आंतरिक अशांति का जो मामला है, या आंतरिक अशांति की जगह जो है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू है। जो प्रोविजन है वो आंतरिक अशांति की जगह आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह के
आधार पर लागू हैं। ठीक है, आंतरिक असहमति से मतलब यही है कि वह जो है सशस्त्र विद्रोह है, ये माना गया है। दूसरा अगर बात कर लेंगे, यदि आपात की घोषणा पहले दो आधारों पर हुई हो। पहला मतलब एक तो ये है कि आंतरिक अशांति की जगह वही बात, या दूसरा जो है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ठीक है, जैसे उदाहरणों की अगर बात करें, आंतरिक अशांति की जगह की अगर बात करें तो मान लीजिए कोविड-19 के दृष्टिगत अगर सरकार बेहतर कदम ना उठाती तो हो सकता था कि लोग जो है आपस में इतना झगड़ा करने, एक दूसरे घरों में चोरी करने, क्योंकि रोज़गार नहीं था, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, सारे रोज़गार छीन लिए गए थे। जो प्राइवेट लेवल पे अगर बात करें, प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें, तो इससे क्या होगा, अगर कानून व्यवस्था या सरकार समय से अच्छे कदम नहीं उठाती तो ऐसे में क्या हो सकता था, बहुत जो है आंतरिक अशांति फैल सकती थी, बहुत जो है धरना प्रदर्शन, जगह जगह पर आंदोलन होने शुरू हो जाते। ठीक है, और हो सकता था इससे बढ़ के भी जो है सशस्त्र विद्रोह हो जाए, फिर क्या हो, मारकाट शुरू हो जाती, फिर क्या होता, मारकाट शुरू हो जाती, लूटपाट शुरू हो जाती। ठीक है, तो ये भी हो सकता था। तो अगला जो इसमें हम पॉइंट लिखेंगे, यदि आपात की घोषणा पहले दो आधारों पर हुई है, पहले दो आधारों पर हुई है, तो आर्टिकल 358 अपने आप लागू हो जाएगा। यदि आपात की घोषणा पहले दो आधारों पर हुई है तो आर्टिकल 358 अपने आप लागू हो जाएगा। यही तो है ना, अपने आप लागू हो जाएगा। दूसरा, यदि आपात की घोषणा तीसरे आधार पर हुई है तो स्थिति वहीं रुकी रहेगी। यदि आपात की घोषणा तीसरे आधार पर हुई है तो स्थिति वहीं रुकी रहेगी। आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई। वहीं अपराध सिद्धि के मामले में संरक्षण क्या, कौन सा आर्टिकल है बताइए? आर्टिकल 21 क्या कहता है? ठीक है, और आर्टिकल 20
अपराध सिद्धि के मामले में संरक्षण। आर्टिकल 20 अपराध सिद्धि के मामले में क्या हुआ भाई? अरे संरक्षण। इतने गहरी नींद में थे क्या? और आर्टिकल 21 की बात करें तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है भाई। इन सब से मतलब समझे आप कि यदि आपात की घोषणा पहले दो आधारों पर हुई है। आधारों को नहीं समझे? लिखा है ना, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, यही तो आधार हैं भाई। लिखा है ना, पहला क्या था? युद्ध, दूसरा क्या था? बाह्य आक्रमण, और तीसरा क्या था? आंतरिक अशांति। यदि आपात की घोषणा पहले दो आधारों पर हुई है तो आर्टिकल 358 अपने आप लागू हो जाएगा। पहले दो आधार मतलब युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति है तो आर्टिकल 358 अपने आप लागू हो जाएगा। क्लियर हुआ? यदि आपात की घोषणा तीसरे आधार पर हुई है तो स्थिति वहीं रुकी रहेगी। तीसरा आधार मतलब आंतरिक अशांति हुई है तो स्थिति क्या है? जैसे कि तस रुकी रहेगी। उसमें ज़रूरी नहीं है कि 358 लागू हो जाए। जो स्थिति थी उसको कंट्रोल में किया जा सकता है कि इंटरनल मैटर है, कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं आर्टिकल 20-21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जाएगा। और आपको पता है आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराध सिद्धि के मामले में संरक्षण, जब तक कि किसी का जो है अपराध प्रूफ ना हो जाए। ठीक है, उसको आप अपराधी थोड़ी ना मानोगे। वहीं आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। सबको जीने का भी अधिकार है और अपनी प्राइवेसी या निजी जो है स्वतंत्रता का भी अधिकार है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसके बाद में पढ़ लेंगे फंडामेंटल राइट्स में संशोधन। जो मुख्य संशोधन है, अमेंडमेंट्स हैं, उनको पढ़ लेंगे। और फिर जो है बताया था कुछ मामले थे उनको पढ़ लेंगे। केशवानंद भारती का मामला, ये तो अब तक जो है एक सिनॉप्सिस फॉर्म में था। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इनको अलग अलग एक एक आर्टिकल किससे पढ़ लेंगे, एक एक आर्टिकल से भी पढ़ लेंगे और उसको समझ लेंगे। कितना हो गया? अब पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में संशोधन, अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार में संशोधन।
तो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? ऑप्शनल, हाँ नजमुल, ऑप्शनल ले लिए हो? ऑप्शनल सब्जेक्ट फाइनल हो गया ना? क्या बताया था? जूलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी ना? चलो ठीक है, तैयारी में लग जाओ मेंस के एग्ज़ाम के, ठीक है? आंसर राइटिंग तो किया करो, ज़रूरी है। और लोग, और कोई है ऐसा जिसने अपना ऑप्शनल फाइनल कर लिया हो? अरे काफ़ी सारे हैं भाई। हाँ, क्या है आपका? हिस्ट्री। अच्छा, आपका अदीप, हिस्ट्री आपका भी? अरे हिस्ट्री वाले ज़्यादा है क्या? आपने फाइनल किया ज्योग्राफी? अरे इधर भी हाथ उठाया था। हाँ, केमिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका क्या रहेगा? क्या, भूगोल? और अभी सोचा नहीं? उधर से भी तो हाथ उठाया था, उधर से भी तो हाथ उठाया था आप लोगों ने? नहीं, अभी नहीं। हाँ तो फाइनल कर लो। और कब करोगे फाइनल? जब मेंस लिखोगे उसी दिन करोगे क्या? कर लो फाइनल। हिस्ट्री के 2 हैं, ज्योग्राफी का भी है और फिर जूलॉजी के भी हैं, केमिस्ट्री की भी हैं। अरे गजब, ठीक है। तो केमिस्ट्री अच्छे से तैयार कर लेना। तो अब पढ़ लेंगे फंडामेंटल राइट्स में संशोधन। हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उससे अलग बैच होगा। हाँ हाँ हाँ, वैकल्पिक का अलग रहेगा। वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट का अलग रहेगा। अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग रहेगा। नहीं, एक सब बता दीजिएगा, स्ट्रक्चर बताइए कैसे कैसे क्या? उसका 3 महीने का पाठ्यक्रम रहेगा, लगभग 3 से 4 महीने में कंप्लीट होगा। 4 महीने तो नहीं लेंगे, 3 तो लेंगे ही लेंगे, 3 महीने तो लिए जाएंगे, ठीक है। और जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे दूसरे अलग अलग सब्जेक्ट के भाई अलग अलग पढ़ाएंगे, मैं थोड़ी पढ़ाऊँगा सारे सब्जेक्ट। ऑप्शनल के लेवल पर अलग अलग पढ़ाएंगे। मेरे तो ऑप्शनल के लेवल पे ज्योग्राफी, आप जानते हैं ज्योग्राफी है, जो हिस्ट्री के रहेंगे वो हिस्ट्री पढ़ाएंगे, अलग अलग रहेगा, ठीक है। और जूलॉजी तो है नहीं यहाँ, केमिस्ट्री भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी लिटरेचर, हाँ हाँ, उसकी व्यवस्था हो गई है। हिंदी साहित्य की व्यवस्था हो गई है और लोक प्रशासन की भी, हाँ बात हुई है, लोक प्रशासन भी रहेगा। और जो ओवरऑल फैकल्टी है वो लगभग 1 को आई जाएंगी। 1 जनवरी से सारे बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे, सारे टोटल। ये तो पहले ही हो जाएगा, सेट तो पहले ही हो जाएगा, ठीक है। सारी फैकल्टी आ जाएंगी, ठीक। तो अमेंडमेंट्स इन फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों में संशोधन की बात करेंगे। तो आर्टिकल 368 किससे संबंधित होता है, कोई बताएगा? अमेंडमेंट्स होता है। इसमें क्या होते हैं? अमेंडमेंट ही होते हैं। संविधान संशोधन ही होते हैं। आर्टिकल 13 कोई बताएगा क्या है? अगर कोई भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में आता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर इनवैलिड कर दिया जाएगा, जो कि फंडामेंटल के मतलब अगेंस्ट आता है, खिलाफ आता है, ठीक है। अलग अलग दिया है। आर्टिकल 13 का 1 देख लेंगे। तो इसमें यह है कि यदि कोई विधि संविधान पूर्व विधि में ऐसी बात लिखी है जो फंडामेंटल राइट्स के विरोध में हो, तो उस विधि का जितना अंश फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तब उतना हिस्सा खारिज कर दिया जाएगा या खारिज कर सकते हैं, ठीक है।
इतना ही तो है। यदि कोई संविधान पूर्व विधि, यदि कोई संविधान पूर्व विधि, यदि कोई संविधान पूर्व विधि में ऐसी बात लिखी है ऐसी बात लिखी है जो क्या हो, मूल अधिकारों के विरोध में हो, फंडामेंटल राइट्स के विरोध में हो, जो मूल अधिकारों के विरोध में हो, ठीक है, विरोध में हो, तो उस विधि का जितना हिस्सा या अंश जो है फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो उस विधि का जितना अंश फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो उतना हिस्सा, ये लिखिए, तो उस विधि का उतना हिस्सा खारिज कर सकते हैं, ठीक है। यदि कोई संविधान पूर्व विधि में ऐसी बात लिखी है जो फंडामेंटल राइट्स के विरोध में हो, तो उस विधि का जितना अंश फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा, तो उस विधि का उतना हिस्सा क्या होगा, खारिज कर सकते हैं, ठीक है। सर तो 3 तलाक से पहले क्यों नहीं हुआ था? हाँ, 3 तलाक पहले क्यों नहीं खारिज हुआ था? 3 तलाक क्या? जी सर, 3 तलाक भी पहले से मौजूद था। हाँ, वो निर्धारित था 3 तलाक। वो अलग कोड है बेटा, वो अलग कोड है, वो अलग कोड है, ठीक है। हाँ, बताया जाएगा कैसे क्यों नहीं हुआ। 3 तलाक से जो है खैर मामला है तो बहुत गलत ही जी, तो बताया जाएगा उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे हुआ जी। कितना हो गया? अब देख लेंगे आर्टिकल 13 के 2 में लिखा हुआ है, जो बताता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है बड़े होंगे किससे, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से, बताया था, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मतलब संविधान से पूर्व बनी हुई विधियों से बड़े होंगे क्या, मूल अधिकार। क्लियर है? और आर्टिकल 13 का 3 क्या कहता है कि आर्टिकल 13 के 1 और 2 में, 2 विधि में जो है क्या क्या शामिल हैं, जैसे 13 का 3 क्या कहता है, आर्टिकल 13(1) और 13(2) विधि में क्या क्या शामिल है।
13(2) बताएंगे भाई कृष्ण, क्या होता है 13(2)? 13(2) बताइए, अनुच्छेद 13(2)। इसमें ये बताया गया कि फंडामेंटल राइट्स हैं वो संविधान पूर्व स्थिति की, मतलब कि संविधान के पूर्व की जो कानून थे उनसे बड़ा है। उन विधियों से क्या होगा? बड़े होंगे। क्या बड़े होंगे? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। आर्टिकल 13 का 3 क्या कहता है बताओ? कृष्णा बताओ, आर्टिकल 13 का 3 क्या कहता है? सर 13(1) और 13(2) में क्या क्या विधि शामिल है? क्या क्या शामिल है लिखा ना बेटा, अभी आगे ही पूछूंगा। आप बातें क्यों कर रहे हो भाई? क्यों कर रहे हो दोनों लोग बातें? हाँ दोनों। हाँ अभी तो मैं जो लिखा है वही पूछ रहा हूँ, और ऐसा पूछ लिया कि ना बताएगा तब बताऊंगा। बातें करनी है तो बातें करो बाहर जाके खूब। जब बरसों बाद मिले हैं तो फिर भरत मिलाप कर लो, गले मिल के जो है अपना रो लो, चाहे हंस लो। कम से कम दूसरों को तो डिस्टर्ब ना करो। ये बहुत टफ टॉपिक चल रहा है, इतने डीपली नहीं पढ़ाते हैं। जो पढ़ाना था मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था, मैंने बताया था ना कि फंडामेंटल राइट्स जहाँ तक पढ़ा दिए, आर्टिकल भी बता दिया, तो इतना ही काफ़ी था। इतना डिटेल में कहाँ पढ़ने को मिलता, ना कोई पढ़ाता। तो इनको पढ़ लो। 8 दिन पूरे इसी में लगने वाले हैं, 8 दिन एक ही भाग में, समझ रहे हो? बताया था ना 8 दिन लगेंगे इसी में, 8 दिन लगेंगे। तो आर्टिकल 13 के 3 में है, आर्टिकल 13(1), 13(2) विधि में क्या क्या शामिल है। जैसे लिखिए, एक्ट एक्ट्स, ऑर्डिनेंस, एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल, रेगुलेशंस, आईपीसी। ठीक है। एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल, रेगुलेशन, आईपीसी, वही नियम, हाँ, अध्यादेश, हाँ, कानून, अध्यादेश, नियम, क्रियान्वयन, वही चीज़ होता है क्रियान्वयन। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन वाला मामला जो होता, नियम एवं कानून। आईपीसी, एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल और रेगुलेशन एंड आईपीसी में, इन सब में लिखी कोई बात अगर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो उसे खारिज किया जाएगा या नहीं, ये बताओ। इसमें लिखी कोई बात फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो उसे खारिज किया जाएगा। ठीक है। अब देख लें आर्टिकल 13 का 4,
इसमें जो है हम पढ़ेंगे 24वां संविधान संशोधन। कोई बताएगा कब हुआ था 24वां संविधान संशोधन? बताओ कृष्ण। 1976 वाला कौन है? 68 वाला। एक और बताओ। हाँ बताओ। नहीं बता, बताइए। 68? अरे